तो आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। फंक्शंस के अंदर हम जितने भी वेरिएबल बनाते हैं उसको मेमोरी कहाँ मिलती है, रिकर्शन, हीप, स्टैक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। जितना भी वेरिएबल हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। हम चाहें तो किसी भी फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल का एक अलग ही एडवांटेज और यूजेस है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की किस लिए यूज होता है। लेट्स से कभी कभी हमको रिकर्शन यूज करना है तो कोई ऐसा एक वेरिएबल बनाना है जो कि बार बार फंक्शन कॉल होने पे वो वेरिएबल हर बार इनिशियलाइज ना हो जाए। जैसे हम कोई सा भी एक फंक्शन, एक हमने फन नाम का फंक्शन कॉल किया है। इस फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन। ये फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसके अंदर अगर हम इंट ए वेरिएबल और उसके असाइन 78 बना दिए ना, ठीक, और प्रिंट कर दिए printf %d वैल्यू ऑफ ए, तो जितनी बार भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ये फन नाम का फंक्शन जो है जितने बार भी कॉल करेंगे तो इसका जो वैल्यू है 78, वो 78 का 78 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 78 था फिर हुआ 78। पर अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, अगर इसी चीज़ को हम स्टैटिक बना देते हैं ना, स्टैटिक इंट ए असाइन 78, प्रिंट करने के बाद हम नथिंग बट एक में बस इंक्रीमेंट कर दिए ना, तो जब दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो इस स्टैटिक इंट ए असाइन 78 वाले लाइन को इग्नोर कर देगा। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलता है, डेटा सेगमेंट में। वो डेटा सेगमेंट में देखेगा जाके। तो पहले ए का इनिशियल वैल्यू था 78, वो इसको प्रिंट कर दिया, फिर ए में इंक्रीमेंट हो गया तो 78 से 79 हो गया। ठीक है, फिर से हमने फंक्शन कॉल किया तो ये स्टैटिक कीवर्ड को देख के ही ना कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो फिर ए प्रिंट करेगा तो अभी ए का क्या वैल्यू है, 79 हो चुका, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ जिस वजह से हमारा ए का वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, तो 79 हो गया, फिर से प्रिंट हो गया। और अभी इनिशियल वैल्यू क्या हो गया ए का, 80। तो अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे ना तो 78 और 79 आएगा। ठीक, अगर फिर से फंक्शन कॉल किए फन, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 80 और ए का वैल्यू क्या हो सकता, अभी हो जाएगा 81। ठीक, बट एक चीज़ आपको याद रखना होगा, ये void फन जो ये फंक्शन है ना, ये स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप बस इसी फंक्शन तक ही है। अगर हम इसको मेन फंक्शन में एक्सेस करना चाहे, जैसे लिख दिए printf %d वैल्यू ऑफ ए, तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्या एरर है, ए अनडिक्लेयर्ड। क्यों ए अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि ए जो वेरिएबल हम क्रिएट किए हैं वो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्रिएट नहीं किया है। वो ए नाम का वेरिएबल हम कहाँ क्रिएट किए हैं, एक फन नाम के फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। अगर एक और पर्पस के लिए, वैसे स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है, ग्लोबल वेरिएबल भी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, बट लोकल वेरिएबल कम मेमोरी कंज्यूम इसलिए करता है क्योंकि जितना बार फंक्शन कॉल होता है ना, तभी तक उस वेरिएबल का स्कोप है। जैसे ये इस फंक्शन के अंदर कितना लाइन हमने लिखा है, 3 लाइन का कोड है। अगर ये तीनों लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा और ये फंक्शन खत्म हो गया एग्जीक्यूशन से, तो इसका मेमोरी जितना ऑक्यूपाई कर रहा था ना वो फ्री हो जाता है। ठीक है, आइए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, यूजर को एक मैसेज देते हैं printf एंटर अ नंबर। तो इस मैसेज को देख के यूजर एक नंबर इनपुट करेगा। स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से वो नंबर इनपुट करा लिए, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाए, तो यूजर अब जो एक नंबर इंटर करेगा तो हमारे रैम में जाके स्टोर कहीं पे होगा। कहीं पे कहाँ होगा, मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाए उसको
स्टैक में मेमोरी मिलेगा, ठीक है। अब एक हम फंक्शन कॉल किए रिकर्शन प्रिंट, उसमें हम ये वेरिएबल पास कर दिए। आइए अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। रिकर्शन में क्या होगा, रिकर्शन जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन में एक हमारा बेस केस होता है, दूसरा हमारा होता है रिकर्सिव केस या फिर रिकर्सिव कोड, उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या, रिकर्शन यूज ही क्यों करते हैं, जब सेम टाइप का प्रॉब्लम एक से ज़्यादा बार, मतलब एक ही जैसा प्रॉब्लम एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हमको कराना है, ठीक, स्मॉलर सब प्रॉब्लम के लिए। जैसे हमको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर प्रिंट करना है रिकर्शन के हेल्प से, तो क्या करेंगे, हम 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और n तक उसको प्रिंट कर देंगे। तो एक ही काम कर रहे हैं ना, प्रिंट एफ। आइए इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। वॉइड रिकर्शन प्रिंट इंट n। अब हम एक बेस केस, जब भी रिकर्शन हम यूज करते हैं तो उसमें एक बेस केस होता है, एक हमारा वर्क होता है और एक हमारा क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। तो बेस केस क्या है, जब तक नंबर बड़ा है 0 से ना। और रिकर्शन दो तरह का होता है, एक होता है टेल रिकर्शन, एक होता है हेड रिकर्शन। तो अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे हेड रिकर्शन, ठीक है। n-1 के लिए कॉल हो जाए और उसके बाद कुछ नहीं, प्रिंट एफ क्या कर दो भाई, %d n वेरिएबल का वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके पहले देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। एंटर नंबर हमने यूज इनपुट किया 10, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो रिकर्शन बेसिकली हुआ क्या, हमको क्या प्रिंट करना है, हमको अगर यूजर इनपुट किया 10 तो हमको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो कैसे होगा वो, तो उस चीज़ के लिए हम रिकर्शन यूज किए। अगर नंबर बड़ा है 0 से तभी ये काम करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम रिकर्शन कॉल किए ना, इसको कहते हैं हेड रिकर्शन। मतलब फंक्शन के अंदर हमारा कंट्रोल गया, लेकिन उस फंक्शन के अंदर उसको सबसे पहले क्या मिला, एक और रिकर्सिव कॉल, जिसमें कि ये जो n का जो वैल्यू है वो हमेशा टूट रहा है। हम लूप यूज करते हैं या फिर रिकर्शन यूज करते हैं तो किसी पर्पज से यूज करते हैं, जिसको कंडीशन कहते हैं। तो ये इसका कंडीशन है, बेस केस है। ये जब तक सेटिस्फाई कर रहा है तभी तक हमारा रिकर्शन हो रहा है। ये जैसे ही सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा, हमारा रिकर्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और रिकर्शन जितना भी होता है ना, जैसे एक फंक्शन कॉल हुआ तो उसको मेमोरी कहाँ मिलता है, जितना भी रिकर्सिव फंक्शन है उसको मेमोरी स्टैक में मिलती है, ठीक है। क्योंकि अभी इसी को जब आप कॉपी पे इसको ड्राई रन कीजिएगा ना, या फिर अगर इसको आप डिबग कीजिएगा तो आपको उसमें खुद बताएगा, हर फंक्शन जितना बार कॉल होता है ना उसके लिए अलग थ्रेड मेंटेन होता है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4। एट लास्ट जब हमारा ये फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो जितने भी थ्रेड है ना वो मेमोरी से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होती है, ठीक है। कंप्यूटर के टर्म्स में अगर पॉइंटर कहें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंटर ही है। जितना भी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं ना, तो आप एक बात बताइए, हम कोई सा भी एक वेरिएबल बनाए किसी भी फंक्शन के अंदर, मैंने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बताया है, ठीक है। तो आज मैं पॉइंटर बताऊंगा। तो हम जितना भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं ना, उसको मेमोरी कहाँ मिलेगी, जैसे हम रियल वर्ल्ड के, हम सब जो इंसान हैं धरती पे रहते हैं, तो हम सबका कुछ एड्रेस होता है कि ये आदमी इस जगह पे रह रहा है, उसका ये पिन कोड है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी अगर हम कोई चीज़ वेरिएबल बनाए तो उसका एक एड्रेस होता है। और एड्रेस किस के टर्म्स में होता है, एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, जिसका बेस होता है 16, ठीक है, 0 से लेके F तक, ओके। तो उसका जो बेस एड्रेस के हेल्प से हम उस वेरिएबल तक जाते हैं। दो तरह का ऑपरेटर होता है, एक होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और एक होता है एस्ट्रिक ऑपरेटर। तो जब भी हम पॉइंटर्स यूज करते हैं तो ये दोनों, इस दोनों वेरिएबल पे हम ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट बी, ठीक है, और बी असाइन 45, ओके। देखिए पॉइंटर
जिस टाइप का वेरिएबल हम बनाते हैं ना, उसी टाइप का वैल्यू हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं। उसी तरह अगर हमको इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं। जैसे इंट स्टार सी बना लिया ना, ये डिक्लेरेशन है। इसको देख के क्या हम समझेंगे, अच्छा सी एक वेरिएबल है, सी एक पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल को ये पॉइंट करेगा, इंट टाइप का। क्यों इंट टाइप का, क्योंकि इसका जो टाइप है ना इस वेरिएबल का वो इंट है। अगर हमको इंटीजर वेरिएबल को स्टोर, अगर हमको कोई सा भी एक वेरिएबल बनाए इंटीजर और उसका एड्रेस को करना है स्टोर, तो उसके लिए हम इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे। अगर हम एक वेरिएबल बना लिए बी, ठीक है, मेमोरी में बन गया। हम तो रैम में तो देखने नहीं ना जा रहे हैं कहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमको पता है कि कोई सा भी एक वेरिएबल क्रिएट हुआ तो उसका एक कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस को हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, वैसे आप कोई सा भी वेरिएबल बनाइए ना, रिकर्सन में भी जो स्टैक मेंटेन होती है ना, तो हर स्टैक का एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस के थ्रू ही कंप्यूटर कंपाइलर उसको कंप्यूट करता है, ठीक है। तो सी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक एड्रेस स्टोर करेगा इंटीजर वेरिएबल का। तो सी में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ बी। तो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम m% ऑपरेटर यूज कर लिए तो उस वेरिएबल का वो एड्रेस हमको फेच करके दे देगा, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट एफ किए ये %p और हम अगर प्रिंट कर दिए सी, तो सी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसमें क्या प्रिंट होगा, एड्रेस। तो आइए इसको रन करके चेक करते हैं। तो अच्छा, इस कोड को अभी हम पहले स्टॉप करते हैं। जो जो अननेसेसरी का कोड है उसको कमेंट आउट कर देते हैं। हमको ये सब फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट नहीं कराना, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में कमेंटिंग हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एंटर और नंबर क्यों पूछ रहा है, प्रिंट एफ चला इसलिए, ठीक है। 7 दे दिए। ये देखिए, ये जो कुछ 0x7FFFF55D919FC है ना, इसी को कहते हैं एड्रेस। तो इसी एड्रेस के थ्रू हम, तो मतलब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ना, एक मिनट, ये जो बी असाइन 45 है ना, ये रैम के किसी हिस्से में स्टोर हुआ और उस हिस्से का एड्रेस क्या होगा, वो है 0x7FFF55991FC। इसीलिए कहते हैं सी लैंग्वेज क्या है, मेमोरी के टर्म्स में बहुत अच्छा है। हमें कितना मेमोरी यूज करना है, कितना नहीं यूज करना है, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में, ठीक, वेस्टेज के टर्म में, मेमोरी लीक। जैसे पाइथन में क्या है, कोई सा भी हम वेरिएबल क्रिएट कर लिए फंक्शन के अंदर, तो वो सारा काम है गार्बेज कलेक्टर, वहाँ पे है गार्बेज कलेक्टर। तो जैसे हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर लिए मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन और रियलॉक फंक्शन के हेल्प से, तो उसको फ्री कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है, यूजर का होता है जो उसको यूज कर रहा है। बट पाइथन में वो सारा काम गार्बेज कलेक्टर कर लेता है, तो उस चीज़ पे हमें फोकस करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ गया, बी एक वेरिएबल है, ठीक है, कि कोई सा भी वेरिएबल, एड्रेस मतलब क्या, हम उस वेरिएबल के आगे खड़े हो गए, ठीक है। एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाएंगे तो हम उस एड्रेस के अंदर चले जाएंगे, ठीक। अगर हम इस लाइन के बाद प्रिंट किए, प्रिंट एफ %d, अरे भाई हमको एस्ट्रिक ऑफ सी बता दो। सी जो वेरी एड्रेस है, एड्रेस में क्या रखा हुआ है, एस्ट्रिक ऑपरेटर को क्या कहते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर को कहा जाता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। मतलब अगर किसी भी एड्रेस के आगे हम एस्ट्रिक लगा दिए ना, तो क्या दे देगा, उस एड्रेस पर अगर कोई वैल्यू है वो हमको ये फेच करके दे देगा। तो इन टर्म्स ऑफ इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, तो यहाँ पे एस्ट्रिक सी है ना, तो सी का क्या वैल्यू है, सी एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें कि एक वेरिएबल बी नाम का एक बी वेरिएबल है, उसका एड्रेस उसमें हमने स्टोर कर दिया। अब एस्ट्रिक लगा दिए तो सी में तो एड्रेस है ना, तो एस्ट्रिक लगा दिया तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है ये हमको वो फेच करके दे देगा। तो इसका आउटपुट आएगा नथिंग बट 45, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ओके, लाइन चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए।
फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज पी के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाए, लाइन हमारा चेंज हो गया, ठीक है। और इस चीज़ को हम कमेंट आउट ही कर देते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इंटर नंबर, इसका यूज़ तो कहीं हम कर नहीं रहे हैं, तो खामखा। जब भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो टॉप टू डाउन होता है, इसीलिए ये सारा चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही हमारा इस लाइन पे आएगा, ठीक। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, 45 आया ना, तो पहले क्या प्रिंट ऑफ हुआ, पहले हमने एड्रेस प्रिंट करवा लिया, उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवा लिया, वैल्यू, इसीलिए हमने परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको मैं हटाता हूं, फिर से मैं हैश इंक्लूड stdio.h। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाए int a असाइन 90, एक फंक्शन को कॉल किए, ठीक, उसमें a पास कर दिए, उसके बाद हम कुछ नहीं करके हम सिंपली भाई एक वेरिएबल बनाए, उसको हम प्रिंट कर दिए कि भाई इसका वैल्यू क्या है ये बता दो, ठीक है, a। अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। जब भी फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है और कॉल होता है। तो हमारे कोड में कितना भी फंक्शन क्यों ना हो, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे ना, तब तक उसको मेमोरी नहीं मिलेगा, या फिर उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। void fun int n, अब हम करेंगे n प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किए प्रिंट एफ परसेंटेज डी और n का वैल्यू, n वेरिएबल का वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, समझते हैं इसको। हम एक फंक्शन कॉल किए और उसमें क्या पास कर दिए 90, तो 90 n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हमने n में इंक्रीमेंट कर दिया n प्लस प्लस, मतलब अगर इसको कंपाइलर कैसे रिजॉल्व करता है, n असाइन n प्लस 1, मतलब n जो वेरिएबल था उसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट करके n में असाइन कर दो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का क्या इनिशियल वैल्यू था 90, तो अभी क्या हो गया 91, ठीक है। एक बात बताइएगा, ये जो वेरिएबल है ना, जितना भी फंक्शन कॉल करते हैं उसको अलग मेमोरी मिलती है, इसको अलग मेमोरी मिलती है। तो इस फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी हुआ है ना, तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल उसको उससे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, पहले 91 आएगा, उसके बाद आएगा 90। तो क्या देख रहे हैं हम, पहले 91 आया, उसके बाद आया 90। ऐसा हुआ क्यों, क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस फंक्शन का जो एड्रेस है वो कुछ और है, और इस फंक्शन का एड्रेस है वो कुछ और है, ठीक। अगर हम यहाँ पे int b असाइन 90 लिख दिए ना, तो अगर हम उस वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे ना, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्कोप रूल की वजह से, ठीक है। इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर हम इस वेरिएबल को यूज ही नहीं कर सकते। अगर हमारे कोड में कुछ बग आया है किसी फंक्शन में, तो जरूरी थोड़ी है कि हर फंक्शन में वो बग आए। हाँ, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से स्टॉप हो जाएगा, वो बात अलग है, ठीक। जैसा आउटपुट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा, बट अगर हम इसको अगर रन करते हैं तो क्या आएगा, एरर आएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है। बी क्या है, बी अनडिक्लेयर्ड है, हमने बी को डिक्लेयर किया ही नहीं है भाई, तो एक्सेस कहाँ से कर लोगे, ठीक। तो इस टाइप का फंक्शन कॉल को क्या कहते हैं, ये जो फंक्शन हमने कॉल किया ना, इस टाइप के फंक्शन कॉल को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमने फंक्शन को कॉल किया बट क्या पास किया, सिर्फ वैल्यू। कैसे वैल्यू, हमने वैल्यू इसलिए पास किया क्योंकि वैल्यू इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ए वेरिएबल में क्या असाइन किए 90 और हम वैसी को पास कर दिए। तो इस टाइप के जो फंक्शन कॉल को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इस एरर चीज को हम हटाते हैं। और पॉइंटर किस किस टर्म्स में यूज होता है मैं आपको वो बताता हूँ।
जितना भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना रन टाइम पे, तो उसका कुछ नाम नहीं होता है। किसी भी वेरिएबल को हम रेफर कैसे करते हैं, उसका नाम के थ्रू। बट जितना भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना, उसका कुछ नाम नहीं होता, उसका एड्रेस होता है। और एड्रेस हम किस में स्टोर करते हैं, हमेशा पॉइंटर वेरिएबल में। ये कन्वेंशन है, इसको आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। कोई सा भी एक वेरिएबल है, अगर वो नॉर्मल वेरिएबल है तो नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमने रन टाइम पे एलोकेट किया है तो उसको हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। या फिर अगर किसी भी वेरिएबल के आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड जिसको हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन में, अगर वो यूज कर दिया ना, तो उस केस में हमको उसको स्टोर करना होगा पॉइंटर में। पॉइंटर का भी बहुत टाइप है, ठीक है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बहुत तरह के पॉइंटर होते हैं। तो आज मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब हम एक कोड लिखते हैं, ठीक है। डायनामिकली एलोकेशन कैसे होता है हम आपको देखते हैं। एलो स्पेलिंग रॉन्ग है क्या, एलोकेशन, ठीक। आइए अब इसको हम चेक करते हैं कि डायनामिकली एलोकेशन होता कैसे है। हम क्या करेंगे वो देखते हैं। मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन और रीलॉक फंक्शन हम यूज करते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमको हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है stdlib.h, ठीक है। मैलॉक फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, एम से होता है मेमोरी, एलॉक्स होता है मेमोरी एलोकेशन, मतलब मेमोरी एलोकेट कर दो। जितना भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको मेमोरी कहाँ मिलती है, हीप में। जब आप मेमोरी का लेआउट देखोगे ना तो उसमें क्या होती है, स्टैक होती है, एक हीप होती है, और एक होता है हमारा कोड सेगमेंट, और डेटा सेगमेंट भी होता है, ठीक है। जितना भी हम डेटा लिखते हैं ना उस जगह पे जाके उसको मेमोरी वहीं मिलती है। अगर हम ऐसे लिख दें इंट स्टार ए, ठीक, असाइन मैलॉक, मतलब मेमोरी एलोकेट कर दो, कितना साइज ऑफ इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है, उतने साइज का आप मेमोरी एलोकेट कर दो। और ए में क्या असाइन कर दो, 56, मतलब हमने मेमोरी क्रिएट कर लिया और उस मेमोरी में वैल्यू स्टोर कर दिया 56। अब हम उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ %d ए, आउटपुट क्या आएगा इसका, 56, ठीक है। एस्ट्रिक ए, ठीक है। इसको प्रिंट किया हम न्यू लाइन में। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो आउटपुट क्या है हमारा 56, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ए में क्या है, मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है एड्रेस। तो ए नाम के वेरिएबल में हम उसको कर लिए स्टोर, ठीक है। उस एड्रेस पे हम एस्ट्रिक के मतलब उस वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर दिए 56, और उसके बाद हम उसको फेच कर लिए। तो इस तरह से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस वेरिएबल को फ्री कर दिए ताकि मेमोरी लीक ना हो। तो कोड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज हमने पॉइंटर कवर किया, कॉल बाय वैल्यू कवर किया, और किस वेरिएबल को कहाँ पे मेमोरी मिलती है वो क्लियर किया, ठीक है। चलिए, तो आज बस इतना ही। थैंक यू।